डिस्कस किया था क्लियरली ये वाला पार्ट। एक ड्राफ्टिंग में स्ट्रक्चरल पार्ट पे क्या होना चाहिए और ingredient, core ingredient part पे क्या, which is coming from directly through the fact of the cases. If I'll say after analyzing the entire case and impugned order, this 10 steps must be there into any drafting. अब जरा देखिए, out of this 10 steps, I'm going to divide into 4. First 4, and again 5, and again 10. So the set is this: first 4, then 5, again next 4, and again 10. 4-1 का combination. What I want to point out? I want to point out only first 4 is the formal. It must be there in any drafting. I'll demonstrate you right now. And this 5 is very much important for your examination. Declaration certificate and affidavit, because it is either specifically asked or it is being checked specifically. Next 4 is the manner what you are reflecting the case to the examiner. It's an important part. How to design a fact, how to write a fact, how to write a questions, how to write a ground, how to write a prayer. ये बहुत बड़ा डील है कि प्रेयर कैसे लिखना चाहिए, ग्राउंड कैसे लिखना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे लिखना चाहिए, एंड सो एंड सो फोर्थ. अब मैं थोड़ा सा और डिप डाउन जाऊंगा. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस. जो आपने कल देखा कि सिनॉप्सिस कैसे लिखना है. मैंने एक एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर किया था, दैट इज हैंडबुक एक्सट्रैक्ट. और इसके अंदर लास्ट में जब आप देखेंगे तो ये दिस इज द 66 पेज डॉक्यूमेंट्स इज देयर. इस डॉक्यूमेंट के पीडीएफ पेज पे आप यहाँ 52 पे यदि एंटर करेंगे 52, here is form 28. थोड़ा कंपैरिजन मैं करना चाह रहा था. यहाँ पर सिर्फ फॉर्म 28 ही नहीं है. फॉर्म 28 is for the SLP and another is form 32. This is the 31 and next is 32. 32 is writ petition format, original jurisdiction. ठीक है. और दूसरा फॉर्मेट इसके बाद ही जस्ट 33, फॉर्म नंबर 33 of handbook. This is PIL. मैं आपको एक चीज कॉमन पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और जो फोकस्ड पार्ट है और उससे मैं कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं, वो ये है. यदि मैं देखूं, ध्यान से नोटिस करूं, और मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करूं. यस, अब मैं इसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था.
32 पे मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जरा देखिए ध्यान से। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। थोड़ा सा इसको मैं और इंक्रीज कर, ये लास्ट 4 पार्ट आप जरा ध्यान से देखें, लास्ट 4 पैराग्राफ। दिस इज अ ग्राउंड for interim relief, main prayer and interim relief, है ना अजय जी? यस सर। अब मैं थोड़ा सा स्विच करता हूं रेट पे। ये स्टैंडर्ड, इसमें एनालिसिस 2 पार्ट है। एक तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर ये होना चाहिए था कि या तो आपका ग्राउंड होता और मेन प्रेयर होता, और ग्राउंड से पहले यहाँ पर इंटरिम, ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ के लिए अलग एप्लीकेशन यूजुअली जाता है, और इंटरिम रिलीफ भी उसके अंदर ही होता है। सो ग्राउंड एंड प्रेयर दोनों अलग अलग तो होता नहीं है। जहां भी प्रेयर होगा तो उसके सपोर्ट में ग्राउंड तो होना ही होना है ना? सो ग्राउंड एंड प्रेयर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, पहली बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के इस ड्राफ्टिंग में ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है एंड स्पेसिफिकली क्लियर है कि ग्राउंड एंड प्रेयर के बीच में ये दोनों, ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ एंड इंटरिम प्रेयर, इंटरिम रिलीफ, ये दोनों चीजें यहीं पे इनकार। इसके लिए हम अलग जगह पे नहीं जाते, अलग एप्लीकेशन नहीं लेके जाते, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये फॉर्म 28 है। अभी इसके पहले मैंने जो आपको दिखाया था एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस, दिस इज अ हैंडबुक। ये है फॉर्म 32। पहले आप काउंट कीजिए, दिस इज द एसएलपी, how many paragraphs are there? This is 8. Now थोड़ा कंपेयर करते हैं, and this is handbook for 32 writ petition. How many paragraphs are there? 10. 10. So how many paragraphs increased? 2 paragraphs. Let us come to the PIL. How many paragraphs are there? 14. 14. So comparison to writ 2 और पैराग्राफ बढ़ा, और कंपैरिजन टू फॉर्म 28 4 पैराग्राफ पर 6 क्या बढ़ा? इन अनदर वर्ड्स, व्हाट इज कॉमन इन ऑल these 4? आप जरा देखो, आपके स्क्रीन पे 14 में लास्ट 4 पैराग्राफ है। ये फेमिलियर है आपको? But order is different, sir. मे बी बॉडी सेम है, हेडिंग सेम नहीं, ये नंबर में भी डिफरेंट, पहले ग्राउंड, फिर ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, मेन प्रेयर एंड इंटरिम प्रेयर। ऐसा ही वहां भी था, लेट मी चेक इट अप। यहां भी वही है, ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, मेन प्रेयर एंड इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ प्रेयर्स कह लें इसको तो भी वही बात है। सो दिस 4 पैराग्राफ is the necessary part of each and every drafting। यदि मैं ये कहूं तो आप क्या कहेंगे? Correct, sir. Correct, sir. Can you say that कि any kind of drafting में इन चारों पार्ट को आप हटा दें और ड्राफ्टिंग कर लेंगे?
इमेजिन कीजिए कि ड्राफ्टिंग कर लेते हैं चारों को हटा करके, वो क्या होगा? It would Incomplete. be just a reflection of anxiety without any prayer कि आप अपना ग्रीवांस को सुना करके आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सुनाना है आपको, आप सुन लो और आई एम हैप्पी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीफ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर रीजन फॉर द रिलीफ, बिकॉज रिलीफ इज नॉट देयर। बहुत सारे केसेस में यदि आप ये देखें कि लोग ये कहें कि मुझे सिर्फ सुनानी है, सुन लो मेरी, रिलीफ दो या मत दो, मुझे सुना करके जाना है। यू नो, किसी भी काम को खत्म करने के कई स्टेप्स होते हैं। जैसे ही आपने कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करने के बाद वहां से रिफ्लेक्शन आया, उस रिफ्लेक्शन के बाद आपने करेक्शन करके वापस कम्युनिकेट किया, फाइनली अफर्म हुआ, देन ऑब्जेक्टिव अचीव। यानी डेस्टिनेशन क्या है वो क्लियर है, मोड के थ्रू हम वहां पर पहुंचते हैं और वो वेरीफाई करते हैं कि हम कहां पहुंचे। इस जगह पे, इस ड्राफ्टिंग में यदि ग्राउंड एंड प्रेयर ना हो तो हम कोई भी एप्लीकेशन मूव करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कहानी सुनाना है, कोई क्यों सुने? किस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर? क्वेश्चन यहां पर ये है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग में स्पेसिफिकली चाहे कोई भी ड्राफ्टिंग हो, ये 4 पैराग्राफ हर हालत में होगा और लास्ट में ही होगा और सेम ऑर्डर में ही होगा। इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. नाउ और यदि सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग नहीं है तो एक ड्राफ्टिंग पर्पस को ही हम जनरलाइज कर लेते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग नहीं है तो इसमें 2 चीज नहीं होगा, और वो क्या होगा? ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ एंड इंटरिम रिलीफ प्रेयर। यदि यहां नहीं होगा तो वो कहां होगा? वो एक अलग एप्लीकेशन। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. ये सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग का स्पेशल पार्ट है, खास करके मेन पिटिशन का, जहां पर ये चारों के चारों पैराग्राफ मैंडेटरली होंगे। भले ही आप वहां, जैसा भरत जी ने अभी कहा, NA लिख दें, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, बट ये होंगे कंफर्म। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि हम ग्राउंड लिखें या प्रेयर लिखें तो उसके पहले क्या कुछ डेकोरेटिव लाइन की जरूरत है? जैसे आपके स्क्रीन पे ग्राउंड लिखा हुआ है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? लीव टू अपील इज साउथ फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, एंड उसके बाद ग्राउंड नंबर शुरू हो जाएगा, isn't it? है ना? Yes, sir. ये लाइन लिखना जरूरी है। कई बार जब ओरिजिनल पिटिशन आप देखेंगे तो बड़ा ही लच्छेदार शब्द के साथ बहुत लंबा लाइन या 1-2 लाइन होता है इसके, लेकिन जरा ध्यान से देखें, मतलब वही है और पूरा लॉजिकल है। ये लाइन बहुत मिनिमम है। लीव टू अपील इज साउथ फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। सो जब भी आप लिखेंगे ग्राउंड तो ये लाइन को प्लीज छोड़िएगा। सो ये लाइन एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस फ्लोट करता है, एंड उसके नीचे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 शुरू हो जाएगा, जो आप कहते हैं बिकॉज दिस, बिकॉज दिस, बिकॉज दिस, बिकॉज दिस, एंड सो ऑन। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. पहले मैंने वो, अच्छा, इसी चीज को यहां पर क्या है? लीव टू अपील, बिकॉज दिस इज SLP। यदि यहां रिट पिटिशन होगा
तो लीव टू अपील के जगह पिटीशन लिख देंगे या रिट पिटीशन लिख देंगे, या इंटरिम रिलीफ में है तो वहां पर लिखेंगे इंटरिम रिलीफ इज साउट फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। मैं कुछ बच्चों वाली बात नहीं बता रहा हूं जो नहीं बतानी चाहिए थी, और ये बतानी चाहिए थी। नहीं, जरूरी है सर, बतानी चाहिए। बिल्कुल बतानी चाहिए सर। क्योंकि कैसे स्टार्ट करें ना, ये भी एक बड़ा सा इश्यूज होता है। वहां पे क्या लिखें, उसमें कटिंग होता है, ओवर राइटिंग होता है। मतलब मेंटली आप क्लियर रहिए कि ये लिखें या ये लिखें, तो यहाँ ऐसे शुरू करना है। एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आप कल का जो डॉक्यूमेंट हमने आपके साथ शेयर किया था वो ये था, और इस डॉक्यूमेंट के पीछे मैंने कुछ ड्राफ्टिंग के अटेम्प्ट लिए थे, वो कुछ इस तरीके से। लिखना है, इसमें कुछ नहीं, ग्राउंड है और प्रेयर तो हमने इसमें मेंशन किया ही नहीं। 2-3 ग्राउंड बनाए थे, सिनॉप्सिस के डिफरेंट सैंपल्स थे। आप जरा देखिए, ये चीज हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ वर्ड हमने शुरू किया कि वेदर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ मेंशन किया। इसी जगह पर इस क्वेश्चन मार्क को हटा दें, फुल स्टॉप लगा दें, और वेदर के जगह पर बिकॉज लिख दें। क्या हो जाएगा ये? ग्राउंड। सो बिकॉज, हालांकि ग्राउंड में और क्वेश्चन ऑफ लॉ में अंतर है। ग्राउंड इज द रीजन सपोर्टिंग ऑफ, कितने भी रीजन्स होंगे वो होंगे, कई ग्राउंड्स को मिला करके एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है। कल के केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ क्लियर था कि कैसे कोर्ट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं की थी, सेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना मोरल कन्विक्शन अवॉर्ड कर दिया था, विच इज नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन उसके लिए हर एक ग्राउंड हमने पिकअप किया था और ग्राउंड को यहाँ पर पुटअप किया था। सो ये सारे ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन किए। मेरा पॉइंट यहाँ क्लियर है, बिकॉज के साथ यदि हम शुरू करें, और यूजुअली ABCD लेते हैं ये नोटेशन, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड। और यदि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं, ये नोटेशन 1, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 लेते हैं। This is usually we are taking for question of law. It is started from whether and ended with question mark. हम नहीं जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे बनता है नहीं बनता, वो हम कल गए थे। Do I clear on that particular part? Yes, sir. Yes, sir. इसमें ग्राउंड बनाते समय जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने वो लाइन यहाँ लिखा नहीं है जो लाइन मैंने अभी आपको बताया। इनफैक्ट उस लाइन को छोड़ भी देंगे ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बट बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन द पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब इट। यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं, SLP लिखने के लिए ये जो मिनिमम लाइन दिया हुआ है, ये मिनिमम लाइन भी आपको याद कर लेना चाहिए, ये मिनिमम लाइन भी आपको याद कर लेना चाहिए, और ये मिनिमम लाइन भी आपको याद कर लेना चाहिए। और इवन दो, और मैं ये लाइन भी लगभग याद कर लेना चाहिए। और पर्टिकुलरली इस लाइन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कंप्लीट ब्लैंक सेट में हमको ये पार्ट लिख लेना चाहिए। यदि मैं ऐसा कहूं, कितना गलत होगा या कितना सही होगा? बिकॉज दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड पार्ट।
और यदि चेंजेस करने हैं तो हमको इसमें ही चेंजेस करने हैं। तो अभी मैं इसके स्ट्रक्चर को भी समझ रहा हूं और साइमल्टेनियसली कैसे लिखना है इस चीज को भी हम लोग समझ रहे हैं। Am I clear up to this point or not? So Yes, objective is Yes. very crystal clear कि हम क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए जितने भी तरीके की ड्राफ्टिंग है, सारे ड्राफ्टिंग में आपको ये लाइन तो लिखना ही लिखना है, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जजेस। इसके पहले थोड़ा सा और मैं ये करूं, इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमने डिस्कशन कल किया ही था, एंड पोजीशन ऑफ द पार्टी क्या था ना। यस सर। थोड़ा सा और मैं आऊं यहाँ पर इस स्क्रीन को लेकर के, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इट वॉज द यस्टरडे स्लाइड। दोनों पार्ट हमने डिस्कस किया था। जरा अब आप देखिए, ये एक पार्ट है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली हम ये लेटर किसको लिखते हैं या पिटिशन किसको लिखते हैं? दिस इज द पिटिशन फॉर्मेट। पिटिशन आप लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ सच एंड सच। यानी ये जो लाइन है किसी भी पिटिशन में आप लिखते हैं। मैं वापस आपको ये एक्सट्रैक्ट दिखाऊं हैंडबुक का। लेट अस कम इनटू द हैंडबुक। यहां भी आप देख लीजिए, ये लाइन तो आपको लिखना होगा, है ना। यस सर। इवन आप रेट में जाएं, पीआईएल में जाएं, कहां भी जाएं, और इस लाइन के साथ ये लाइन भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि मैं कहूं कि ये दोनों लाइन आपको याद कर लेना चाहिए, व्हाट इज द रॉन्ग इनटू दैट? Is it not much important? वेरी एसेंशियल सर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने ये डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं कैप्टी, इसको जरा ऊपर चले और जरा आप यहां पर देखें। ये जो वन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड कोर्ट एड्रेस टू द फोरम वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाट इज दैट? यदि मैं इसकी बात करूं तो मेरा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स, दिस पार्ट्स। This is the address to the Supreme Court, to the High Court, to the trial court, to the district court, to the certain forum, certain that, कहीं भी आप उसके हिसाब से चलेंगे। ऐसी सारी ड्राफ्टिंग होती। किसी भी ड्राफ्टिंग में वो हेडिंग लाइन नहीं हुआ ऐसा तो होगा नहीं। अजय जी, संतोष मैम, am I clear up to this point or not? Absolutely right, यस sir. सर। Without this, no one can draft any application or ION or whatever. So ये पार्ट मैंडेटरी है, एंड दैट पार्ट इसके हिसाब से मैं कहूं तो वन है। और दूसरा पार्ट है एमओपी, दैट इज द मेमो ऑफ पार्टीज ऑफ कॉज टाइटल। उसकी बात मैं यदि करूं इस स्क्रीन में, तो वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट हमारा फॉर्म 28 में ये वाला पार्ट, पार्टीज पोजीशन। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। क्या मैं इसको इस कैटेगरी में रख सकता हूं? मेमो ऑफ पार्टीज और कास्ट टाइटल। यस सर। कास्ट टाइटल मींस शॉर्ट, मेमो ऑफ पार्टीज मींस कंप्लीट। यदि मेन पिटिशन आप डाल रहे हैं, इवन एफिडेविट ड्राफ्ट करते समय भी आप कास्ट टाइटल डालते हैं। इन द कोर्ट वाला पोर्शन डालते हैं, एड्रेस। और
कनेक्ट करते हैं किस पिटीशन में, जिसका पिटीशन नंबर सच एंड सच है, उसमें ये एफिडेविट जा रहा है या आईए जा रहा है या एप्लीकेशन जा रहा है। आईए, एप्लीकेशन, एमए, दीज आर द सेकेंडरी पार्ट ना। प्राइमरली तो मेन पिटीशन है, उसके साथ वो एसोसिएट होता है। तो कनेक्ट करने के लिए इस मेन पिटीशन का नंबर वहां डालते चले जाते हैं। नंबर नहीं पड़ा है तो ब्लैंक छोड़ देते हैं, फर्स्ट टाइम यदि फाइल कर रहे हैं। Isn't it? Yes, sir. So my point is this: on this document, the memo part is दो पार्ट को रखते हैं, आइदर मेमो पार्टी और कॉस्ट टाइटल एंड और डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये दूसरा पार्ट भी एक फॉर्मल पार्ट है जो होना ही चाहिए, और ये पार्ट किसी भी ड्राफ्टिंग का नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, और इसके बगैर हम ड्राफ्टिंग इमेजिन ही नहीं कर सकते। Isn't it? Right, sir. सो ये दूसरा पार्ट ड्राफ्टिंग का। तीसरा पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग, और ये बड़ा ही क्रूशियल एंड डिफरेंट पार्ट। इस सब्जेक्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग थोड़ा सा अलग है, ये ऑप्शनल पार्ट है, कई जगह दिखता है और कई जगह नहीं दिखता है। बट इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व रखता हूँ, और उसके बाद मैं इसको दोनों को साथ में यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, दिस वन, मैं ड्राफ्टिंग पे डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये फॉर्म पे हमने चला, इसके बाद हमने यहाँ पर शुरू किया। दिस इज द ओपनिंग पार्ट, isn't it? To the Honorable Chief Justice of India and his companion judges of the Supreme Court of India, और जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे ये टू पार्ट जरूर लिखते, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ये पिटीशन किसको दे रहे हैं। यदि राष्ट्रपति को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली इट वुड बी चेंज। तो अथॉरिटी का जो पोजीशन है वो यहाँ चेंज होगा, यदि कंसर्न पर्सन है तो वो चेंज होता रहेगा। यदि कोई भी पिटीशन आप कहीं भी किसी भी फोरम पे डाल लें, अकॉर्डिंगली दिस ओपनिंग पार्ट वुड बी चेंज, isn't it? एंड व्हाट इज द क्लोजिंग पार्ट? यदि मैं सबसे नीचे चलूं तो आप उसके बाद ये पार्ट तो लिखेंगे ना, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं, इफ आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर हैंडबुक, अब जरा देखिए इसका लास्ट पैराग्राफ जरा हम चेक करें। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लेस, डेट, सिग्नेचर of advocate on record for petitioner or party in person or respondent or anyone, इसके बिहाफ पे आप डाल दें। This is the opening closing part. भरत जी, Yes, sir. इसमें ट्रायल कोर्ट में आप एक चीज और करते हैं, Verification. उसमें लिखते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ऑल्सो थ्रू एडवोकेट। Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट में थ्रू वाला कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट है, एप्लीकेंट को साइड करते वो सिर्फ एफिडेविट तक कन्फाइंड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट को यदि हम छोड़ दें या ओपनिंग पार्ट को छोड़ दें, क्या लॉजिकल इंटीग्रिटी बन पाएगी? No, sir. No, sir. और यदि हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, कोई भी एग्जामिनर होगा इसको इग्नोर कर पाएगा, इस इंटीग्रिटी को नोटिस ये बिना आगे बढ़ पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब आप देख लीजिए कि अब हमारे लिए फॉर्मेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग तैयार हो गया है ना, और इसके अंदर में ही पैराग्राफ लिखाना है। ये जो पैराग्राफ 8, 10, 12 की 14 की बात हो रही है वो उसके अंदर ही जाएगा।
Am I clear up to this point or not? Yes, sir. यानी Yes, sir. थोड़ा सा और मैं ऊपर चलूं और इसी स्क्रीन को आपको दिखाऊं मैं थोड़ा ये करके। ये पार्ट तो होनी ही चाहिए और क्लोजिंग पार्ट होनी ही चाहिए और उसके बीच के अंदर ये सारे पैराग्राफ्स होने चाहिए, है ना? Yes, sir. नाउ अब पैराग्राफ की शुरुआत कैसे होनी चाहिए वो मैं फिर से वापस देखूं। एसएलपी की बात है, फॉर्म 28 पे आप आए। पहला पैराग्राफ को हम रीड आउट करना है। स्वेत वाला पार्ट तक तो हो गया। द पिटिशनर और पिटिशनर्स, अब इसमें से आपको स्ट्राइक आउट करना है। मेन पिटिशन में कोई एक ही चीज दिखाएगा, या तो पिटिशनर लिखाएगा या पिटिशनर्स लिखाएगा, है ना? above named, where named? In memo of party or cast title. The petitioners above named respectfully submits. Who submits? Petitioners submits. What? This petition, which is seeking a special leave to appeal against the judgment and order of, कोर्ट का नाम स्पेसिफाई कीजिए, केस नंबर स्पेसिफाई कीजिए, डेट ऑफ ऑर्डर स्पेसिफाई कीजिए एंड नेचर ऑफ ऑर्डर स्पेसिफाई कीजिए। दिस इज द नेचर ऑफ। क्या होता है नेचर ऑफ ऑर्डर? एक्सप्लेन कर दिया है। सच एज अलाउइंग और डिसमिसिंग द मैटर और ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द इंटरिम ऑर्डर एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर के यदि मैं ये कहूं, द पिटिशनर above named respectfully submits this petition, यहां 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए। द पिटिशनर्स above named respectfully submits this petition seeking a special leave to appeal, 3 पार्ट। चौथा पार्ट अगेंस्ट, the judgment oblique order dated such and such passed by such and such court in such and such a matter whereby pledged to allowing, dismissing or refusing the prayer of the petitioner, isn't it? ये पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ है जो अपने आप में कोर्ट को क्लियरली ये बताता है कि ये पिटिशनर किस इम्पुंग्ड ऑर्डर को लेकर के आया है, इम्पुंग्ड ऑर्डर का नेचर क्या है, उसमें क्या हुआ था, किस कोर्ट में हुआ था, केस का नंबर क्या है, ऑर्डर का डेट क्या है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, isn't it? यदि मैं ये कहूं कि फर्स्ट पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू द इम्पुंग्ड ऑर्डर और जजमेंट, देन कैसा रहेगा? Yes, sir. तो 8 में से 5 पैराग्राफ तो आपको मैंने क्लियर कर दिए, isn't it? Last 4 and first 1. अब जरा चेक करते हैं क्या ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो इम्पुंग्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इम्पुंग्ड जजमेंट के ऊपर या इम्पुंग्ड ऑर्डर के ऊपर, स्पेशली इन अपील, एपलेट फॉर्मेट में द इम्पुंग्ड पार्ट होता है, ओरिजिनल पार्ट में क्या हुआ? अब जरा सोच करके देखिए, ट्रांसफर पिटिशन में क्या हुआ? Seeking transfer from this court, pending from this court to this court, यानी इंट्रोडक्शन आप देंगे ना, so this is the introductory paragraph, उसको
इम्पुंग जजमेंट के बजाय इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। रिट पिटिशन में आप क्या कहेंगे? उसमें भी जिस ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हैं उस ऑर्डर का वहां डिस्क्रिप्शन देंगे। चेक कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, ये है आपका हैंडबुक। हैंडबुक के रिट पिटिशन पे हम लोग आते हैं। एंड पैरा 1 स्पेशल। अब जरा देखिए, particular of the cause order against which the petition is met, date of order, notification, circular, policy decision, passed in case, file number or executive order or anything, passed by name and designation of court authority and tribunal, and subject matter in brief। क्या था जो कि इसमें ये पास हुआ था? Does this not concern to the impugned part? Yes, sir. Right, sir. Either the court end or on the executive end। जहां भी आप एग्रीव्ड हैं वहीं से निकल के आएगा ना। एक मैंडेटरी पैराग्राफ वो है, और पहला ओपनिंग पैराग्राफ यही होता है कि आप किस चीज से एग्रीव्ड हैं वो पूरा लिखे कंप्लीट सेंस में। सब्जेक्ट मैटर क्या था, किस कोर्ट से आया, जैसा कि पहले एसएलपी में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से सारे एप्लीकेशन में आप लिखें। या मेमोरेंडम ऑफ अपील हो, दिस इज द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, जस्ट फॉर्मल एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ अपील और मेमोरेंडम ऑफ पिटिशन। सो पहला पैराग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है इम्पुंग पार्ट पे। आप पीआईएल में जाइए ना, पीआईएल में देखते हैं क्या है। यहां भी वही चीज देखिए, particular of cause order against which the petition is made, date of order, notification, circular, subject matter in brief, the same thing is there। now अब कहां चले? let us come back to the SLP। so first paragraph is very clear, second paragraph is the spirit of the case। एसएलपी के अंदर कोर्ट को जो देखना है, क्वेश्चन ऑफ लॉ देखना है ना, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, उससे भी ऊपर है। एग्जॉस्ट करने के बाद आप आते हैं, फैक्ट में इंटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ इस तरीके से दिखाइए कि इंटायरली इनजस्टिस हुई है, सो दैट दे कैन अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, और वहां पर उसको वो रिजॉल्व किया जाए। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए, फैक्ट मत सुनाइए, रेगुलर कोर्ट की तरह मत आइए। एक्सेप्शनल सिचुएशन मुझे बताइए कि लॉफुली सब्सटेंशियली क्या गलत हुआ है, सो दैट वी कैन डू दैट। क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट सेम ऑब्जेक्टिव इज शिफ्टेड फॉर द रिट पिटिशन। रिट पिटिशन में क्या होता है? What is happening into the writ petition? Fundamental right is infringed, and court is assembling for the purpose of protection of fundamental right of the petitioner। नहीं विश्वास हो रहा है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। मैं बैकग्राउंड में चलिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, और लेट अस कम बैक टू द आर्टिकल 32। ये भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। Either direct I'll come to 32। yes, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred by parts is guaranteed। the Supreme Court shall have power to issue direction order। किस चीज का पावर है? to issue direction order, writ, including writ in the nature of this। so हम इसी पावर को इन्वोक करते हैं ना इन प्रेयर,
कोर्ट को कहते हैं कि एक्सरसाइज करो ये पावर, व्हिचएवर मे बी एप्रोप्रिएट। किस लिए इन्वोक करो आप? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आपके पास कोई भी मुंह उठा करके आ जाए और ये कहे कि ये इन्वोक करो, आप क्या कहेंगे? आप दो चीज तो जरूर चेक करेंगे ना कि वाकई तुम्हारा राइट्स बनता है या नहीं, वाकई कहीं इन्फोर्समेंट का इशू है भी या नहीं। हाँ, दिस पार्ट वाला ही राइट होना चाहिए। तो उसी चीज को पिटिशन में इन्होंने कैसे सीख किया है आप ये देखिए। एंड वो रिट पिटिशन, PIL में मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं रिट पिटिशन पे आ जाऊंगा। अब देखिए पैरा 2 क्या कह रहा है। आपका फंडामेंटल राइट कैसे इन्फ्रिंज हुआ? This is very pertinent and preliminary question to exercise this power. By any court. Does it not relevant and to the point? इस सवाल का जवाब पिटिशन पे क्लियरली नहीं होनी चाहिए। Just imagine this part is missing on the petition. क्या होगा? प्रेयर irrelevant हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं, दिस नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन फ्रेंच, ये पार्ट जो मैंने दूसरे पैराग्राफ पर यहां लिया और फॉर्म 28 और SLP में जो दूसरा पैराग्राफ था, इसमें क्या अंतर है? कहने को क्वेश्चन ऑफ लॉ है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है। पहला पैराग्राफ इंपम्ड ऑर्डर के बारे में और दूसरा पैराग्राफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। क्लियरली मैं कहूं इस कोर्ट के लिए कॉज ऑफ एक्शन यही है। 136 में बट रिट पिटिशन में फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज होना इटसेल्फ अ कॉज ऑफ एक्शन। आप चलिए PIL में चेक कीजिए, वहां भी यही पार्ट होगा। सो कुल मिलाकर के मैं ये कहूं, SLP की बात करूं तो SLP के अंदर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 इज क्लियर Yes, and last 4 paragraph is clear, even order. What left? 2 mandatory paragraph for the purpose of declaration to the court. Number 1 कि ये पहली SLP है आपकी, रिपीटेड दूसरी SLP नहीं है, रेस जुडिकेटा कंसर्न। पढ़ लीजिए 3, the petitioner states that no other petition seeking leave to appeal has been filed by him against the impugned judgment and order. This is the first SLP. Not first SLP, मतलब ये डिक्लेरेशन है कि दूसरा नहीं फाइल किया, यदि फाइल किया तो उसका क्या फिट होगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ लिखना होगा। So this is a declaration regarding impugned order के अगेंस्ट आपने कोई रिलीफ लिया है या नहीं। This is very important. नहीं तो गोल गोल यहीं पे घूमता रहे, एक आदमी 10 बार डिक्लेरेशन दिए बगैर लेता रहे। चौथा डिक्लेरेशन ये है कि जो ग्राउंड नीचे ले लिए गए हैं उसके अलावा और डॉक्यूमेंट जो यूज हुए हैं उसके अलावा मैं यहाँ कुछ नहीं यूज कर रहा। The annexures produced along with SLP are true copy of pleadings documents which are formed part of record of the court of the case in the court or public tribunal below against whose order the leave to appeal is sought for in this petition. True copy भी है। पहला पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन इज डिक्लेयरिंग रिगार्डिंग ट्रू कॉपी और दूसरा पार्ट की पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आप बताइए
वापस असेंबल करते हैं हम एसएलपी को, देयर आर two introductory paragraph. One is concerned to the informed order, second is concerned to the cause of action directly, then two declaration, then ground and prayer, and done. अब मैं इसी चीज को जनरल रूल के फॉर्म में यदि मैं कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं किसी भी पिटीशन के अंदर एक कोर्ट एड्रेस होना जरूरी है, मेमो ऑफ पार्टी का होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ का होना बाकी है, उसके अंदर पिटीशन के अंदर डिक्लेरेशंस चाहिए, सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट आउटसाइड ऑफ द पिटीशन, और उस पिटीशन के अंदर डिजाइंड होते हैं क्या क्या होते हैं इन जनरल, या तो फैक्ट होगा या नहीं होगा। फैक्ट नहीं होगा तब वहां पर क्वेश्चन होगा, फैक्ट का ही जगह पर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ले लेते हैं। अदरवाइज ग्राउंड्स होंगे, प्रेयर्स होंगे, ये दोनों होंगे ही होंगे। सिनॉप्सिस इटसेल्फ आउटसाइड समरी है लीगल लैंग्वेज में, वो हमने कल डिस्कस किया। लेट अस कंफाइन ऑन दिस पार्ट। नाउ जब हम लोग स्टैंडर्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो हमको ये कहना है कि ये सारी बातें के बगैर कंप्लीट तो होनी नहीं है। फैक्ट तो आप कहेंगे कि किस दिन से क्या हुआ, मटेरियल फैक्ट कहां पर रखेंगे आप? अब फैक्ट पे बहुत कुछ डिस्क्लोजर होता है, आपको मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो फैक्ट होने चाहिए, केस से रिलेटेड फैक्ट है एंड लोकस से रिलेटेड फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको वापस इसी हैंडबुक पे ले चलूं और मैं आपको दिखाऊं यहाँ दो पैराग्राफ कहां बढ़ गया। So first paragraph was common, second paragraph was common, third paragraph is what? Third and fourth, just try to understand. What is this third? Sorry, just a minute. 7, 8, 9, 10, yes. The declaration that no processing on the same subject matter has been previously instituted in any court. If instituted, the status or result thereof along with the copy of order. ये तीसरा क्या है? डिक्लेरेशन है। डिटेल्स ऑफ रेमेडीज एग्जॉस्ट, ये क्या है? ये भी एक डिक्लेरेशन है। इन द रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, यदि रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस नहीं है तो पैराग्राफ ऑलरेडी आउट है। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था इन ओरिजिनल मैटर, वह है फैक्ट ऑफ द केसेस। वो जस्ट अबव द ग्राउंड, यानी 4 पैराग्राफ से ऊपर, ये जो 4 पैराग्राफ था यहाँ पर नंबर 7, 8, 9, 10 जो इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर एक और पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस मींस व्हाट? जो लिस्ट ऑफ डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने बाहर रखा था सिनॉप्सिस के साथ, यहां पर अंदर ले लिया। जैसे ग्राउंड पॉपुलेट करते हैं उसी तरह फैक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 करते चले जाते हैं। क्या है? इस दिन को ये हुआ, उस दिन को हुआ, एक पैराग्राफ में इंसर्ट करते हो, उसके साथ एनेक्सर एनेक्स करते चले जाते हैं। इसका ये एनेक्सर है, ये एनेक्सर है, ये एनेक्सर। हाउएवर एसएलपी में ये फैक्ट वाला पार्ट आउटसाइड पे लिस्ट ऑफ डेट्स के साथ लिखते हैं और वहां एनेक्सर मार्क करते हैं, अंदर में कुछ नहीं करते। Does this comparison is very clear or doubtful? Clear, sir. Any doubt? No, sir. Clear, sir. None, अब आप बताइए, थोड़ा सा और मैं इसमें एक चीज और इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो ऐड ये है कि हम लोगों ने जब रिट ड्राफ्ट किया है, कई बार किया है और देखा है, उसमें काउस टाइटल के बाद और टू शुरू होने से पहले यहाँ पर एक चीज और इंसर्ट किया जाता है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन द मैटर ऑफ दिस सीकिंग दिस एंड दैट। दिस इज एक, जब एप्लीकेशन लिखते हैं
टू लिखते हैं तो उसके ऊपर में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। याद है, किसी भी कंपैरिजन मैंने एक सब्जेक्ट लिखते हैं रिगार्डिंग व्हाट, किस सब्जेक्ट पर, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सब्जेक्ट। क्या आप सीख करना चाह रहे हैं वो यहां पर आप लिख देते हैं। मतलब ये है कि आप क्या सीख करना चाहते हैं, मीन्स टू इशू रिट इंक्लूडिंग किस नेचर का रिट आप कोर्ट से इन्वोक कर रहे हैं वो आप वहीं पे लिख देते हैं। हम इस चीज के लिए यहां पर आए। पीआईएल में थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में ले जा रहा हूं। अब जरा आप ये बताइए, इसी स्ट्रक्चर को मैं कहूं, ये लास्ट के 4 पैराग्राफ के साथ एक पैराग्राफ और यहां पर होना चाहिए, वो है फैक्ट। बाकी ऊपर डिक्लेरेशन है, और डिक्लेरेशन से पहले 2 पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ है क्या, इम्पुग्न्ड ऑर्डर रिलेटेड एंड कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद डिक्लेरेशन, ये दोनों या तीनों जो भी है। मैं किसी भी पिटीशन को वापस यदि एक मास्टर पिटीशन बनाना चाहूं जिसपे सारे के सारे पिटीशन वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएं, अब मैं मास्टर पिटीशन बनाना चाह रहा हूं और मास्टर पिटीशन आपको दिखाना चाह रहा हूं। आइए इस तो मास्टर पिटीशन जब भी मैं बनाऊंगा तो क्या करूंगा कि नीचे के 4 पैराग्राफ जो है, कहां से आवाज आ रहा है इतना, एक श्रीनिवासलु लेगेसिस जो है और एक नरसिम्हा मूर्ति जी। No. Mine is not on. That's all. Kindly. Your mic was on. No, it's okay. My mic is not on. Now, मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा था और आपको मैं समझाना ये चाह रहा था, लेट मी जस्ट कम ऑन द पॉइंट। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड मानूं, पैराग्राफ 1 इम्पुग्न्ड ऑर्डर के बारे में, पैराग्राफ नंबर को भूल जाइए क्या नंबर है, लेकिन लास्ट में फैक्ट ऑफ द केस, देन ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, and then main prayer and then interim prayer। पहले 4 था, ग्राउंड था, ग्राउंड्स फॉर इंटरिम रिलीफ है, मेन प्रेयर था एसएलपी में फॉर्म 28 में, इंटरिम रिलीफ। उसमें मैंने एक और इंसर्ट किया इसके ऊपर, दैट इज द फैक्ट ऑफ द केस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन दिस इज रिक्वायर्ड in appeal, is there any standard? Is there any prescribed? The answer is no. Writ format is prescribed. The answer is no. What we do? PP format is prescribed. Answer is no. Does it require the fact of the case? Answer is yes. Where should we place the fact of the case? This is the appropriate place, isn't it? तो लास्ट का 5 पैराग्राफ किसी भी पिटिशन के लिए आप जाएं इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज फिक्स्ड। Along with first 2 paragraph is fixed, whatever would be in between, it would be only declarations which is required and mandatory. As
per requirement of the condition of that particular provision of law. First thing I would like to set here कि ये 5 पैराग्राफ होंगे, 4 मैंडेटरी हैं लास्ट के, 5वां जो है ना ऊपर में फैक्ट वाला, ये ऑप्शनल इसको कहते हैं तो अच्छा रहेगा, डिपेंड ऑन केस टू केस. First 2 is again mandatory, could be changed from case to case. Or in between there would be declarations paragraph. What would be? Let us see. सिर्फ और सिर्फ मैं डिक्लेरेशन पे फोकस करता हूँ. Why declaration is required? Let us come on. अब ये देखिए 10 पैराग्राफ यहाँ पर क्लियर हो गए कौन से पैराग्राफ कैसे थे. फर्स्ट 3 और 4 पैराग्राफ यहाँ पर ये जो नए पैराग्राफ इंसर्ट हुए थे उसमें एक पैराग्राफ यहाँ इंसर्टेड था फैक्ट का जो एक्स्ट्रा था, 9वां पैराग्राफ, और 10वां पैराग्राफ वाज टॉकिंग अबाउट द हैबियस कॉर्पस. इफ इट वाज दैट मींस इट इज ऑप्शनल, ये नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं. सो नंबर ऑफ पैराग्राफ इज नॉट फिक्स्ड, बट थिंग्स इज फिक्स्ड कि ये चीज होनी चाहिए. And these two are the declarations regarding res judicata and reputation, है ना. मैं सिर्फ डिक्लेरेशन कहूंगा और वो डिक्लेरेशन क्या क्या होगा वो आपको ब्रेन में रखने हैं. बट द मैंडेटरी पार्ट ये है कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, वो है फैक्ट ऑफ द केसेस, जो एसएलपी में नहीं, और एसएलपी में फैक्ट की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बाहर रखते हैं और सारे एनेक्सर्स इसी फैक्ट में एनेक्स करते हैं पैडा के लास्ट को, जो कि एसएलपी के अंदर आउटसाइड लिस्ट ऑफ डेट के साथ एनेक्स करते. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. फैक्ट्स है वहां जो अपील में हम लोग लिख देंगे और डिक्लेरेशंस उसके हिसाब से लिख देंगे. एंड देन सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राफ्टिंग? ये ड्राफ्टिंग भेजो, वो ड्राफ्टिंग भेजो, ये भेजो, वो भेजो, वो भेजो, क्यों भेजो भाई? मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि इतना करने के बाद भी लोग अब ये कहेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग भेजो, उसकी ड्राफ्टिंग भेजो, उसकी ड्राफ्टिंग भेजो. ड्राफ्टिंग का जो प्रॉपर पोस्टमार्टम है वो तो हमने कर दिया. आप जरा यहाँ चेक करके देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट करूं, किसी भी ड्राफ्टिंग में ये फैक्ट के पोजीशंस भी हमने डाल दिए. क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स दोनों एक साथ या ऑर्डर में आप ले लीजिए, क्योंकि उसके नंबर फिक्स नहीं है. ग्राउंड कैसे लिखने हैं वो समझ लीजिए. हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेयर. प्रेयर में आप क्या क्या मांगते हैं प्रिसाइसली, और उसके हिसाब से आप ग्राउंड डेवलप करेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस बनेगा. इलीगैलिटी क्या हो रही है और वो फैक्ट से ही निकल करके आया. डिक्लेरेशन एक मैंडेटरी पार्ट है. यदि मैं ये कहूं कि ये 10 पार्ट में हमने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है इंटायर ड्राफ्टिंग को, तो क्या ये गलत होगा? कंपैरिजन विद फॉर्म 28. अब बताइए किनको किनको ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं? थोड़ा देर और रुक जा, थोड़ा देर और रुक जा, थोड़ा देर और रुक जा, और मैं ये हैंडबुक पे वापस आ. हैंडबुक का स्पेसिफिक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम मैं लूं, दैट इज चैप्टर नंबर 10. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, sir. देखिए ये क्या है. ये पैरा 1 कंप्यूटर सीट के बारे में जनरल डिस्कस कर रहा है, वो अपने जगह पर, उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा. ये देखिए इसी के पैरा 2 में ये भी लिखा हुआ है, एवरी प्लेन petition, application and other document shall be presented by the plaintiff, petitioner, applicant, appellant, defendant or respondent in person or by his duly authorized agent or by any advocate on record, duly appointed by him for the purpose. So who can present? That is their
no plaint, petition, appeal, application, pleading, affidavit or other document except original exhibit and certified copy of the public document shall be received unless it is fairly and legible written, typed written. So ये सब normal part है, हर कोई जानते हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए, clear होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए एंड सो एंड सो फोर्थ. इसलिए ये यूजुअल पार्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं. देखिए, एवरी मेमोरेंडम ऑफ अपील, पिटिशन, एप्लीकेशन शैल बी हेडेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ. हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया. हम ये कह सकते हैं ना, हमारी सोच बिल्कुल प्रॉपर है. बिना इनके इंस्ट्रक्शन के भी हम वो लिखना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं. अजय जी, सर क्योंकि हम समझते हैं उस हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को, हर एक लाइन के इंपॉर्टेंस को. sir, a small question here. I mean, हाँ. going by the form and difference here is वो capital और small का कोई material fact difference है या कोई छोटा भी लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल स्मॉल का नहीं है, वो चीज वहां होना चाहिए. वो तो होना चाहिए सर, जस्ट होना स्मॉल चाहिए. ट्रिवियल फॉर द क्वेश्चन. पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, स्मॉल एंड शॉर्ट है, वो मैटर नहीं करता. देखिए, इमीडिएटली बिलो द हेडिंग द जुरिडिक्शन, केस नंबर एंड ये सारी चीजें हैं, वो आपको वही सारी चीजें जो हमने एक्सप्लेन किया है वहां पर है. अब मैं थोड़ा सा और एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा. ये थर्ड पार्ट को जरूर आप लोग देखिएगा, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द नोटिस ऑफ मोशन. यदि आप कोई भी रिलीफ सीख करते हैं और एक ऐसा एप्लीकेशन मूव करते हैं जो कोर्ट के सामने लगे और कोर्ट डिसीजन ले रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड द नोटिस ऑफ मोशन. वो दोनों पार्टी को सर्व करके आप कोर्ट के सामने आ जाइए. या कई बार एक्सपर्ट है, यहाँ यूजुअली प्रायर सर्विस नहीं होती, आफ्टर नोटिस होती है. इसलिए यहाँ पर वो कल्चर है कि एक्सपर्टे ही कोर्ट सुन लेता है एप्लीकेशन, स्पेशली इंटरिम रिलीफ से रिगार्डिंग जो भी. तो वहां भी आप नोटिस ऑफ मोशन मूव करेंगे ना. आगे मैं आपको दूसरी चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था. अब आइए सिविल मैटर में कॉज टाइटल पे क्या क्या होता है वो यहाँ पर क्लियर है, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा. आर्बिट्रेशन पिटिशन क्या होना चाहिए, उस पर क्या 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 कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सर्टेन पार्ट इज देयर. अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं रीड आउट करता हूँ. अब पिटिशन अंडर सेक्शन 11(5), अब ये सेक्शन को कहाँ यूज करना है वो आप सोच लीजिए. Arbitration petition 1996, read with the appointment of arbitrator by the Chief Justice of India scheme 1996 shall set out concisely in a separate paragraph fact and particular of the case in chronological order. So particular of the case, fact and case in the chronological order कहाँ जाएगा ये? Certainly it will go to Synopsis and list of date. नहीं. Who tell the synopsis and list of date? Sir, I am. नहीं. अभी अभी मैंने बताया ओरिजिनल पिटिशन में पैरा नंबर, मैंने 4 पैराग्राफ के ऊपर जो 5वां पैराग्राफ फैक्ट से रिलेटेड. Okay, sir. ओरिजिनल में कहां बाहर जा रहा है, वो तो सिर्फ एसएलपी में ऐसा होता है. एक्सेप्ट एसएलपी कहीं भी लिस्ट ऑफ डेट बाहर नहीं आता है. Okay, okay. Neither in appeal nor in TP nor in writ और ना ही आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन, कहीं भी नहीं. सूट में तो बिल्कुल भी नहीं, वहां तो फैक्ट ही फैक्ट होते हैं. इतनी देर से मैं बोल क्या रहा हूं? Sorry, sir, I understood, sir. नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं है. मैं आपको आपके थ्रू मैं सबको पॉइंट आउट याद दिला रहा हूं कि कहां आपको चेंजेस करने हैं, वो मैंने कह दिया. लेकिन अब मैं उसको फोकस कर रहा हूं कि आपने वहां अटेंशन आप सबने नहीं दिया, अब दीजिए. क्वेश्चन ये है कि ये जो फैक्ट एंड पर्टिकुलर ऑफ द केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा हुआ है सेपरेट पैराग्राफ्स पे, वो कहां इंसर्ट करेंगे? ग्राउंड शुरू करने से पहले जो फैक्ट वाला पैराग्राफ आपको दिखाया था वहां पर इंसर्ट करें.
आफ्टर डिक्लेरेशन, मतलब पहले इम्पाउंड ऑर्डर के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं रिगार्डिंग कॉज ऑफ एक्शन, देन we declared all the declaration, then started the fact round and so forth and conclude an application for, isn't it? Yes, sir. Right. आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन में जाने हैं, इंटर एलिया, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहां पे। क्या लगते हैं? आर्बिट्रेशन पिटिशन में आप देखिए, इट शैल सेट आउट दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट शैल इंटर एलिया बी अकम्पेनिड बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ डली सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ। यानी बिना ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कोई आर्बिट्रेशन पिटिशन बनेगा? बताइए। No, sir. No, sir. तो वो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फैक्ट में जो पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डेटेड दिस एग्जीक्यूटेड बाय बिटवीन द पार्टीज। यहाँ एग्जाम में वो लिखेंगे और ओरिजिनली उसके साथ उसकी कॉपी एनेक्स। तो ये लाइन जो आपको दिया हुआ है, द ओरिजिनल इट शैल इंटर आलिया बी अकम्पेनिड बाय, ये पिटिशन में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, इन द फैक्ट। कैसे लिखेंगे आप आर्बिट्रेशन पिटिशन? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सो ये लोग एग्रीमेंट में इंडल्ज थे। नेम इफ एनी ऑलरेडी अपॉइंटेड, मतलब आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो भी कहानी हुई है, ये सारे पर्टिकुलर्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट स्पेसिफिकली टू डिसाइड द आर्बिट्रेशन। आप जरा ये देख लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये एड्रेस आर्बिट्रेटर इफ एनी, यदि कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ था तो वो देना होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन इफ एनी टू होम interested and so, the qualification required if any on the agreement, a brief written statement describing the general nature of dispute, छोटा सा, and the relief of remedy, and finally an affidavit. So relief or remedy is the prayer and brief written statement is the fact in issues question related। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो आपको दे दिया गया है। अच्छा, कितनी कॉपी फाइल होनी चाहिए? द पिटिशन शैल बी लॉस्ट अलोंग विद 5 कॉपीज ऑफ द पिटिशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स विद अकॉम्पनिंग। यूजुअली 3 होता है, बट ये थोड़ा सा अलग है 5, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए जनरली आंसर लोग 3 करेंगे और ये ट्रैप है। इसमें कोर्ट फीस कितने लगते हैं? द पिटिशन शैल डिपॉजिट अलोंग विद एन अमाउंट ऑफ 15,000 टुवर्ड्स द कॉस्ट involved in the proceeding and petition। तो 15,000 वहां पर होगा। Now arbitration is over। क्या बचा आर्बिट्रेशन में? Yes, sir. बंसल साहब, today we remain intact in drafting without any deviations। अब जरा आप सोचिए, आर्बिट्रेशन पिटिशन आप लिखते हैं और वहां पर ये फैक्ट आप नरेट नहीं करते कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी था, which was signed by both the parties। ये दोनों पैराग्राफ आप नहीं लिखते हैं। आपको लगता है कि वहां पर कुछ नंबर अवार्ड भी होने लायक है? वो एग्जामिनर आप होंगे या मैं होऊंगा तो क्या चीज ढूंढेंगे आप? सबसे पहले ये बात, एग्रीमेंट है या नहीं। यही लिख करके आप सिर्फ आ गए, आप नंबर के हकदार हैं। सर्टेन ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पर लिख दीजिए ना, इससे इसके रिगार्डिंग जो भी है आपको जैसा भी लगता है, इसी के इंफॉर्मेशन आप 4 लाइन में, हर लाइन में लिखते चले जाइए, आपका पिटिशन क्लियर। और लास्ट में आप रिलीफ लिखिए। ये दोनों पॉइंट जरूर आप लिखिए कि ब्रीफ
इश्यूज क्या है और रेमेडी क्या चाहिए। आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब आपने नोटिस दे दिया और सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब आप कोर्ट को कहते हैं कि आप ही अपॉइंट कर दो। मेरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल प्रोसेस के तरह यदि हम जाएं तो हर स्टेप्स क्लियरली दिखता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। इन आइसोलेशन आप लॉस्ट होकर के एक पिटिशन उठा, यार यहाँ लिखूं ना लिखूं, यहाँ बोल्ड करूं शॉर्ट करूं, ये करूं वो करूं, वो लॉस्ट सिचुएशन। फिर से मैं जरा एक बार ये करूं, क्या क्या होने चाहिए। 4 और 5 पैराग्राफ नीचे, 2 पैराग्राफ ऊपर, आप हो गए। डिक्लेरेशंस जितने भी हो बढ़ा लीजिए, 3 4 5, 1 में डालिए, 2 में डालिए, 3 में डालिए। वो आप जब भी लिखेंगे अपील, रेट, ट्रांसफर, एनीथिंग, नाउ यू आर एबल टू ड्राफ्ट। अभी मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट पे दिखाया आर्टिकल्स, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, दिस इज सिविल अपील। सिविल अपील स्पेसिफिकली कहता है एवरी मेमो ऑफ पिटिशन ऑफ अपील with necessary modification and adaptation shall be filed in form 20. What would be the modification? पहला modification ये है कि एक पैराग्राफ इंक्रीज करेगा और वो होगा for the fact, statement of fact. Am I right or wrong? Yes, sir. What left? क्योंकि अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ होना है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होगा, इम्पुग्न्ड ऑर्डर का भी इंट्रोडक्शन होगा, और सिर्फ वही बढ़ना है, और क्या बढ़ना है। यानी पैरा 8 नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 9 एंड 9th पैरा जो बीच में आएगा आफ्टर डिक्लेरेशन, वो ये होगा कि फैक्ट क्या है। कॉज ऑफ एक्शन दूसरे में लिखते हैं, जो कि कॉज ऑफ एक्शन के बजाय क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। पहले पैराग्राफ में इम्पुग्न्ड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन होगा, और डिक्लेरेशन देख लीजिए बढ़ेगा या घटेगा एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि आपको पता चल जाता है सोर्स प्रोविजन ऑफ लॉ से। उसमें जो कंडीशंस है ना, वो सारे कंडीशंस डिक्लेरेशन में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे कल 134 में हमने देखा था, 2 कंडीशन थे, एक हाई कोर्ट ने माने ऑन अपील रिवर्ट किया, और दूसरा कंडीशन था क्वांटम वाज डेथ। तो ये दोनों डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा और मैं एग्जाम्पल्स के तरीके से जाऊं, लेकिन वहां जाने से पहले जरा मैं इसको रिपीट करूं। यही 2-3 चीज चेंजेस है। ये देखिए, ये गाइडलाइंस फॉर द सिविल अपील इज देयर। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन पिटिशन कैसा होना चाहिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर द इलेक्शन पिटिशन। सब में एक फैक्ट वाला पैराग्राफ एक्स्ट्रा जाएगा। रेफरेंस के केस में कोर्ट क्या करती है, उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इससे पेपर 1 में भी आपको मदद मिलने जा रहा है कि क्या हो रहा है। अब आप आइए, एसएलपी के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ओरिजिनल सूट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पिटिशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रिव्यू पिटिशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्यूरेटिव इज ऑल्सो देयर, रिट पिटिशन इज ऑल्सो देयर, PIL इज ऑल्सो देयर। IA और MA कैसा होना चाहिए। एंड अगेन कम टू द क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल अपील कैसा होना चाहिए।
बेल एप्लीकेशन कैसे होने चाहिए, एसएलपी क्रिमिनल कैसे होने चाहिए, जेल से कोई भी आदमी पिटिशन डाले ये हैबियस कॉर्पस कैसा होना चाहिए, ट्रांसफर पिटिशन क्रिमिनल, बेल एप्लीकेशन, इनविलिस्ट इंस्ट्रक्शन। अब रहने देते, अब बहुत ज्यादा नहीं जाए, कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्या ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोगों को खुद से एक फॉर्मेट तैयार करने का कि ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए? एक्चुअली सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, मैं फिर से अब मैं ये क्लोजिंग पॉइंट पे आ गया हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था और मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था। ये डॉक्यूमेंट एक पेज का कैसे बना था जरा आप सोचिए। और उस समय मेरे दिमाग में क्या आया था? मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि इस देश में, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है। हर इंसान सेम सेट ऑफ कैरेक्टर रखते हुए भी एक दूसरे से अलग है। सोशल इंटैक्टनेस नहीं है। एवरीवन इज फीलिंग लॉस्ट। आज मेरा बेटा बाहर जाए और 2 घंटे तक वापस नहीं आए तो मुझे बड़ा ही परेशानी महसूस होती है, बेचैनी सी होने लगती है। और ये सोशल पार्ट नहीं है। वही मेरे गांव में यदि ऐसा होता तो 10 लोग आकर के बतलाते कि पन्ना बाबू का बेटा जो है ना उधर से गया है, उधर से गया है, उधर से वो आ जाएगा। यदि मैं ट्रैक करना चाहूँ तो यहाँ लॉस्ट है। बाहर निकलूंगा भी तो कोई नहीं बताएगा कि कौन बच्चा किधर गया किधर। पॉइंट इज दिस, देयर इज, माने भीड़ रहने के बावजूद भी हम सब अकेले, एवरीवन इज इंडिपेंडेंट। In legal world, n number of drafting is there, and every petition are seems to be divorced to each other. सब अलग अलग है। ये पिटिशन अलग होगा, वो पिटिशन अलग होगा, ये पिटिशन ऐसा होगा, वो पिटिशन ऐसा होगा। Then I started analyzing and finding out what is the similarity, what is the master key for every drafting. So ड्राफ्टिंग के लिए इतने मोटे मोटे किताब, ड्राफ्टिंग के, प्लीडिंग्स के, सब देखो और सब में कंफ्यूजन। कभी रूल में बदलाव, कभी इसमें बदलाव, कभी उसमें बदलाव, मैंने पूरी तरीके से ब्रेन का जो है ना मैसअप हुआ पड़ा हुआ। Then I decided कि let us examine कि क्या है ये। और जब हमने उसके तरफ मूव किया तो हमने ये देखा कि certain things is prescribed। आप सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन देखो, उसके पीछे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। टीपीसी में सारे तरीके के फॉर्म उसके अपेंडिक्स में डाले हुए। और जब स्टैट्यूट्स बुक्स में सर्टेन थिंग्स इज प्रिस्क्राइब, नो वन आर अलाउड टू बी डिस्टर्ब्ड, बट समथिंग वी कैन एडवांस इट। कुछ उसको एक्स्ट्रा वहां पर पुटअप कर, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, क्योंकि वो कंप्लीट थॉट प्रोसेस के साथ इवॉल्व होकर के आता है। देन आई थॉट कि सर्टेन प्लेस पर ये तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड है, यानी कि कैसा जाना चाहिए। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसी ऑर्डर में बाकी सब कुछ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्या क्या होता है जरा चेक कर। जब मैंने चेक करना शुरू किया तो मुझे सबके लिए ये कॉमन पार्ट इन जनरल दिखाई दिया और मुझे लगा कि ये तो सबका एक ही जगह सेंट्रल पार्ट है, नथिंग इज डिवोर्स्ड टू ईच अदर। यानी एक इंसान के अंदर इतने सारे सिस्टम है, ब्रेन है, हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पैर है, तो वही यूनिट हर 2 करोड़ इंसान के साथ है। सो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, समझने की बात, सोच का कॉन्सेप्ट बदलने की बात है। सो दैट आई वाज ट्राई टू आइडेंटिफाई, और मैंने उसको जब जनरलाइज किया तो मैंने देखा कि सारे ड्राफ्टिंग में तो ये 10 इंग्रेडिएंट ही हैं जो कंप्लीटली अपने आप में दिखलाते हैं, और उनके ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर है। यानी कोर्ट को यदि मैं रिट पिटिशन का ऑर्डर यदि फिक्स नहीं है, सबसे पहले मैं प्रेयर लिखूं, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखूं, उसके बाद ग्राउंड लिखूं, तो क्या होगा?
ये ऑर्डर में डिस्टरबेंस है, जो कल्चरली ऑर्डर चला आ रहा है और वहां एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है थिंग्स को समझने के, तो व्हाई शुड वी डिस्टर्ब इट? उसी ऑर्डर के साथ सर्टेन मॉडिफिकेशन करते चले जाइए एंड डन। बंसल साहब, Exactly and precisely. सो मैं हमेशा उसके बाद से परेशानी महसूस करता हूं जब लोग ये कहते हैं कि भैया आर्बिट्रेशन पिटिशन चाहिए, रिट पिटिशन चाहिए, ये पिटिशन चाहिए, वो पिटिशन चाहिए, एसएलपी चाहिए, और सब स्पेसिफिकली आईए के फॉर्मेट चाहिए। मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि एक बार कोशिश करके देखिए, इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप खुशी से झूम उठेंगे और आपको लगेगा कि कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं, आई एम सफिशिएंट टू फाइंड आउट। मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, इसमें देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, और ये राइट्स की बात यदि मैं करूं तो आर्टिकल 14 एंड 21, फिर से मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत बार आ चुका हूं, फिर भी ये देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, देयर इज नॉट रिटन एनी सिटीजन, राइट। हाउएवर यहाँ पे 15 में एनी सिटीजन है, या फिर आप आर्टिकल 16 को देखें जो रिजर्वेशन रिलेटेड है, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट sorry 16 is not written there, वो मैंने हटाया है पेज। However 19 देखें तो यहां लिखा ऑल सिटीजन, however 21 देखें तो वहां लिखता है पर्सन। What is the difference between the person and citizen? Some right is vested to person, human being, and some right is vested to only citizen. अब मैं आपको ये क्यों कर रहा हूं? यदि आप आर्टिकल 21 इन्वोक करते हैं तो पिटिशन के अंदर आपको ये तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि आप सिटीजन हैं या पर्सन। आपको यदि आर्टिकल 16 इन्वोक करते हैं तो क्या आपको वहां डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि आप सिटीजन हैं? यस सर। मैं यहां ये कह रहा हूं कि ये जो पार्ट आ गया डिक्लेरेशन का, ये कहां से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम राइट, सोर्स प्रोविजन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियली सोर्स प्रोविजन ऑफ लॉ से वहां से आ रहा है, इसलिए उसको एग्जामिन करना जरूरी है। और शायद इसीलिए मैंने डिस्कस करते समय बतलाया था कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, और वो सारे कंडीशन पिटिशन में एक लाइन में डिक्लेयर करना। Am I clear up to this point or is there any confusion? Bharat ji? Sir, clear, sir. Clear. तो अब सेक्शन ध्यान से पढ़ेंगे ना? Yes, sir. अब आप बताइए, ट्रांसफर पिटिशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक्सपीडिएट टू डू टू इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जल्दी डिस्पोजल के लिए वो जरूरी है। तो वो डिक्लेरेशन तो आप करेंगे ना एक पैराग्राफ, कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करके कैसे ये पिटिशन जल्दी डिस्पोजल होगा, या नहीं ट्रांसफर करने से क्या प्रॉब्लम, बताइए।
अल्टीमेटली हम पूरा फोकस उसी पर्टिकुलर प्रोविजन के पास रखते हैं, चेक करते हैं कि क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो प्रोवाइड है या नहीं, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आज मैंने बोला था कल कि टुडे आई विल गो फॉर 90 मिनट्स ओनली एंड 4 मिनट्स रिमेनिंग टू गो फॉर 90 मिनट्स। 14 सर, 14। 14 मिनट बच रहे हैं। 10 मिनट लेट शुरू हुए थे ना। हाँ, तो अभी 4 मिनट ज्यादा हो गए हैं। 6 मिनट हो चुके हैं। हाँ, 6 मिनट्स हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अभी का डिस्कशन मेरे एंड पे कंप्लीट है, सो लेट अस ओपन फॉर द डिस्कशन इफ एनी। आई होप कि ड्राफ्टिंग आप लोगों के लाइफ में एक अच्छा खासा देख रहे हैं, इस तरह से लिखने वाली बात हमने लिखा था यहाँ पे, बट एनीवे आप लोग अपना अपना खुद डेवलप कर सकते हैं और बहुत प्यारा ड्राफ्टिंग होगा। टाइम मैनेजमेंट भी होंगे, आपके टाइम भी बचेंगे क्योंकि पहले से क्लियर होता है तो वो लिखना आसान होता है। Sir, beautifully explained. One small question. I mean, the explanations given will definitely help us in our professional life also. From the examination point of view, जो declarations हमें करना है, जैसे SLP में रूल 5 लिखा है, रूल 3(2) लिखा है, उसमें नीचे वाली लाइन लिख दें तो बहुत अच्छा है, बट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हम ऊपर वाला रूल लिख दें कि डिक्लेरेशन एज पर दिस रूल, और ना ऊपर और नीचे वाली बात नहीं है, जितना वहां लिखा हुआ है कंप्लीटली आपको लिखना है, उस पर कोई आप आगे पीछे नहीं करेंगे। ओके। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब सिर्फ आप रूल लिख करके अगला पार्ट यदि छोड़ देते हैं, हाँ दिस जी। इज नॉट एन डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन Okay. हुआ ही नहीं। ओके ओके You are saying you are declaring under this rule. सर। तो unless until वो रूल आप छोड़ दीजिए, but declaration is there. That is the mandate दैट part. इज मैंडेटरी, राइट। Declaration वहाँ required है, आपका रूल का रेफरेंस नहीं। सर। हाँ, next, any more questions? Sir, SLP को छोड़ के facts of the case आप एक सेकंड, मेरा एडवाइस ये है कि फॉर्मेट की प्रैक्टिस पहले आप कर ले, जी सर जी। कि लिखने में जैसे ही आप वहां पर शुरू करें तो आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे फॉर्मेट बनाने में। यकीन मानिए बहुत सारे टाइम सेव हो जाएंगे, इंक्लूडिंग एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट, इस सब के। और ये एक टेबल बना लीजिए कि किस पिटीशन में कौन से डिक्लेरेशंस मुझे इंसर्ट करने हैं एडिशनली। क्योंकि एग्जामिनर वो चीज पक्का चेक करेंगे जो वहां पर उनको चाहिए, जो उस पार्ट का स्पेसिफिक है। वो नहीं मिलना, मार्क्स का कटना है। आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, अपनी अपनी कॉपी चेक करें कि इस तरीके से क्या वहां इंसर्टेड है। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्स कहां कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। हाँ भरत जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, SLP को छोड़ के facts of the case almoस्ट हर petition में लगेगा सर। हाँ, एग्जैक्टली सर बस यही। SLP में भी है, लेकिन आउटसाइड द पिटीशन है, उसके लिए स्पेशल सिनॉप्सिस के साथ लिस्ट ऑफ डेट लिख देते हैं सर और एनेक्सर वहीं मार्क करते हैं आउटसाइड। बट SLP में वो कंडीशन है, SLP के अलावा हर जगह फैक्ट ऑफ द केस के साथ वो मार्क्स करते हैं इनसाइड। SLP में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बट वही क्वेश्चन ऑफ लॉ का नेचर अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ ही रहेगा। समटाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी वहां पर इंसर्ट होते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले पार्ट पे, वहां पे वो कॉज ऑफ एक्शन में कन्वर्ट हो जाए। यस सर।
या फिर आप प्रोबेबल इश्यूज की बात कर लें वहां। यदि प्रोबेबल इश्यूज की बात करें which incorporates the cause of action and everything is there. So para 1 and para 2 is very crystal clear. Last 4 para is very crystal clear. One statement of fact would be there along with the declarations. And that's the fundamental rules for the drafting. Except address, memo of parties, declarations, last certificate and affidavit. An annexer or even sometimes index, every time index. Then complete paperwork is ready. पहले किसी भी फोरम के लिए यदि एप्लीकेशन जाना है, उस फोरम के वेबसाइट पे या उसका स्टेटस बुक में आप देख लीजिए, इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट? इफ यस देन फॉलो इट, इफ नॉट देन गो योर ओन इन अ प्रॉपर मैनर. Certainly it would be complete. मैंने ये एक्सपेरिमेंट मोर देन अ डजन टाइम्स किए हैं अपने ओन बेसिस पे और वो हिट हुए. एप्रिसिएबल था, वो एप्रिसिएट किए गए हैं. तो बहुत फोरम में बहुत जगहों पे लिखना होता है, तो हमने उसी ऑर्डर को फॉलो किया है और उस ऑर्डर को लोगों ने तरीके से कंप्लीटनेस की तरह लिया है. हाँ भरत जी कंटिन्यू. सर क्वेरी क्लैरिफाइड से. सो आज मैं अब ये कह सकता हूं मैंने ड्राफ्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट की है. कैन आई से दैट? Yes. नाउ इट इज योर ओन डोमेन कि कैसे आप उसको. सर रिट ड्राफ्टिंग में मुझे भी था थोड़ा सा मतलब कि हाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, बट आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि इम्प्यूग्न ऑर्डर आएगा, देन द राइट इन्फ्रिंज, उसके बाद 2 डिक्लेरेशन रिपिटेशन का और एक रेस जुडिकाटा का, हिबियस कॉर्पस का ऑप्शनल हो गया. देन ओरिजिनली दो तीन और डिक्लेरेशंस आते हैं, लाइक आपका लोकस, सामने वाले का लोकस, कोर्ट का जुरिडिक्शन. लिखते हैं ना कि these are the states, all the respondents are states or certain respondents are states, these are the private parties, I am the citizen and this court has the jurisdiction and competent to invoke the jurisdiction. तो ये सारी चीजें डिक्लेरेशंस हैं. किसी भी पिटीशन में आपको दिखेगा तो आप देखिएगा, अब आप समझ जाइए कि कौन सा डिक्लेरेशन. नहीं सर, अब लग रहा है कि हाँ नाउ वी कैन ड्राफ्ट, के याद हो गया कि अच्छा ऐसे से चलना है तो वी कैन डू दैट. एक होता है फॉर्मेट देख के शायद नहीं समझते, बट द वे यू हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग कि इस तरह से तो काफी क्लैरिटी मिल गई ड्राफ्टिंग में. यस सर, रियली फेयर था ये बहुत. एग्जैक्टली. तो अब आप लोग अटेम्प्ट लीजिए. जब तक 5 ड्राफ्ट, मैंने बहुत सारे होमवर्क बढ़ा दिए. अब ये जरूरत नहीं है, एक ही सूरत में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी यदि आप लोग कमजोर इंसान है. यदि साहसी इंसान है ना तो साहस दिखाएंगे, एक पेज एंड पेन उठाएंगे या कंप्यूटर लेंगे, एक ड्राफ्ट फॉर्मेट खुद से तैयार करेंगे. कोई भी फॉर्मेट उठाएंगे, उस फॉर्मेट से वहां लेंगे और किसी भी दूसरे फॉर्मेट को देख करके उसको इंप्रूव करके और क्रिस्टलाइज कर लेंगे. तो नाउ यू आर नॉट हेल्पलेस कि ये कोई दे दे वो कोई दे दे टाइप से. एवरीवन इज इक्विप्ड टू डेवलप देयर ओन और कंपेयर करके उसको इंप्रूव कर लीजिए. बहुत सारे रिट पिटीशन, बहुत सारे पिटीशन इंटरनेट पे दिख जाएगा, उसको आप देखिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है. क्यों मांगना भैया कि कहाँ है. अब मिनिमाइज स्ट्रक्चर एक तैयार कर लीजिए और उसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, उसमें ये लिखना है, लिख करके रेडी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने इस ड्राफ्टिंग को कंप्लीट किया. इट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट पार्ट ये है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस था. ये इंटेंट एनालिसिस क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए थी. यदि आप लोग अलाउ करें देन एक सेशन सैटरडे का आई पुट अप ऑन लाइव डेमो ऑन द रिट, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन सामने आता है. ट्रांसफर पिटीशन में जब भी देखें देन केसेस के ट्रांसफर है, फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट है, और जहां कोर्ट मिसिंग हो और
केसेस नहीं हो तो ट्रांसफर होगा क्या टीपी में? एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होगा। डजंट मीन नहीं होगा, केस ना। हाँ, नहीं होगा। होगा। कैसे? जब तक केस नंबर नहीं होगा सर, एफआईआर नंबर इज एग्जीक्यूटिव। ना, एक भरत जी, बंसल साहब से जरा मैं बात करूं। जब केस ही नहीं कोर्ट में जब तक पहुंचा ही नहीं तो केस कैसे बनेगा? किस कोर्ट से आप ट्रांसफर करेंगे? व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ कोर्ट? मैंने कोर्ट होना बहुत जरूरी है, एक कोई भी कोर्ट होना चाहिए एक जगह। एग्जैक्टली, ट्रांसफर वो केस कोर्ट से है ना। तो जब एफआईआर है, एफआईआर कोर्ट ही नहीं है अभी, केस पड़ा ही नहीं, केस नंबर 1 एफआईआर को जनरली कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। प्रॉब्लम। तो एग्जीक्यूटिव एंड एंड कोर्ट के बीच डिफरेंस को आपको समझना होगा। एफआईआर ट्रांसफर कराने के लिए पीपी इन्वोक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव एंड पे है, कोर्ट पहुंचा ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिट हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जुडिशियल इन्वोक किया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में यदि ये इवेंट बाकी है, उसको लगता है जरूरी है, तो टीपी में आप एफआईआर के ट्रांसफर भी वो कर सकता है बाय एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142, क्योंकि उसके लिए स्पेशल जुरिडिक्शन इन्वोक करना पड़ेगा। नॉर्मल कोर्ट्स में वो पावर नहीं है। और स्पेशल जुरिडिक्शन 142 में देखें, जैसा कि वो टीपी वाला मैटर हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले इन द ग्रुप। सर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। हाँ प्रकाश जी, लास्ट ईयर क्वेश्चन था ट्रांसफर के लिए 6 एफआईआर्स का। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें सर मैंने मेंशन करके सिनॉप्सिस में कि इसमें ट्रांसफर जुरिसडिक्शन नहीं बनता है, रिट ड्राफ्ट किया और मेरा रिट काट दिया गया। नहीं बनता है तो 39A2 में भी। नहीं, आप मुझे ये बताइए प्रकाश जी, बनता है या नहीं बनता है, ये एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि ड्राफ्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफर पिटीशन। तो एप्रोप्रिएट ड्राफ्ट करना है आपको, एक्सप्लेनेशन तो कहीं नहीं पूछा गया। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अननेसेसरी वर्ड्स थोड़े भी एप्रिशिएबल नहीं। यू नो नीड टू एक्सप्लेन, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है सर, समझे? एक्सप्लेनेशन में ये मैसेज जाता है कि इज ओवर स्मार्ट। कुछ चीजें से बचनी चाहिए, वो बचने वाला पार्ट है। जहां कहीं भी आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन इंसर्ट करेंगे सर, वो आपके लिए नेगेटिव जाएगा। सर इसका मतलब सर वन सबमिशन सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये फिर एफआईआर जनरली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एफआईआर 24 आवर्स में कोर्ट में जाता है ना सर, वो देन इट बिकम्स अ कोर्ट प्रॉपर्टी। Anyone get So we the can question sir? ट्रांसफर पिटीशन विल बी सस्टेनेबल सर। किसी ने सर के क्वेश्चन को समझा? मुझे नहीं समझ में आया। सर अभी Sir, according, matlab, I mean, whatever I could understand was, sir is saying that when an FIR is registered, a special report is sent to the Ilaka magistrate. Does it become a case at that time, or does it become a case at the submission of a final टाइम ऑफ report? फाइलिंग चार्जशीट। उसके बाद केस में डाउट होता है ना, तो वहाँ केस की बात हो रही है। केस एक कोर्ट से कोर्ट होने चाहिए, कोर्ट के अंदर केसेस होने चाहिए, उसको पिकअप करके दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करना है। ये याद रखिएगा बस। Information itself is not sufficient until unless When the investigation is going to be over. एग्जीक्यूटिव एंड पे मैंने कोर्ट तक पहुंचा या नहीं ये चेक कीजिएगा। Cognizance लिया या नहीं कोर्ट ने उसके बाद? हाँ, वहां पर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग शुरू इसका मतलब आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट होगी। Right. So it means after filing of charge sheet only. Yes. Yes, Mr. Sidhu. Okay, thank you, sir. No, why after filing of charge sheet? Charge sheet तो बाद में आता है। इस पॉइंट के ऊपर हम आगे फर्दर बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। हमने आज ड्राफ्टिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की।
सर आपको एक समझाने एक का छोटा कोशिश किया। छोटा छोटा रिक्वेस्ट सर, एक सर, कैन यू प्लीज enlighten and throw a light on the counter it as well, because though it is not part of exam pattern, so SLP criminal, most of the, because public prosecutors have to Counter file a पे क्या counter. होता है? That I am giving you within a minute. Please sir, please. SLP is there, certain paragraph or allegation is available into them. Para-wise reply is the counter on affidavit. Yes sir, but any rule, any guideline, what's Is there, the nothing. best counter, how can we prepare the best counter, any, apart from para-wise counters, any specs? और क्या काउंटर बहुत लिमिटेड स्कोप है सर, उनको आपको क्रैक करना है और फैक्ट नरेट करना है। यदि एडिशनल फैक्ट इज देयर देन यू हैव टू पुट इट देयर। Okay, is the most para-wise counter is enough. is the most and lawfully वो जो उसको आपको ब्रेक डाउन करना है ना, दैट्स इट। Good morning, sir. एक question है. प्लीज सर। Sir, actually, what I want to say is that, say, Supreme Court enjoys exclusive original jurisdiction in cases of international commercial arbitrations. One part in 11.5 application which you were talking about says that you have to annex the original arbitration agreement or a certified copy thereof. If two international parties are there where the seat of arbitration has been decided, is being decided by Supreme Court. Now, one of the parties may have the original agreement, because the original agreement cannot be two. So if I don't have the original agreement, I have a copy of that agreement, then how do I get a certified copy of that to annex? See, this is all about different problem. प्रैक्टिकली जब आप आएंगे ना तो वो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ से सर्टिफाइड निकलता है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अदरवाइज एप्लीकेशन लगता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग द सर्टिफाइड। Okay, तो okay. सारे ऑप्शंस Exemptions. मिल जाना है। बट द क्वेश्चन इज इन द एग्जामिनेशन यू नीड टू नरेट, नीड टू स्टेट दैट देयर इज एन एग्रीमेंट डेटेड सच एंड सच बिटवीन सच एंड सच regarding such and such, which creates the international arbitration. That's why you are here. Yeah. So that much fact is required, ना? Yes. Sure. वो तो आप लिखेंगे। जी। और वो आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। और क्वेश्चन से यही डेटा पिकअप करके आपको पिटिशन में डालना है। That's it. No sir, ये practically question था actually. प्रैक्टिकली बहुत सारे रास्ते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली से थोड़ा सा अलग हैं। थ्योरेटिकली है, वापस प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। Raju sir, my submission sir in this regard sir. Sir, please. So we can ask the other party to submit the original agreement also sir in the court. That provision also there. That court will ask. Sir. Yeah, we can mention it. The court will ask the party to produce the original agreement. Always there is a manner and procedure. Production of document itself, Sir, exemption नहीं लगाएंगे तो registry will not allow the filing. Exactly. Why that should? is the problem. No, why should? It should not. Yes sir. It has been provided, that's why. True. Rajesh sir, one thing just would like to say. Really, I am very worried about the drafting sir. तो आज इतने मतलब अच्छे से आपने सर समझाई है. This is very, thank you very much actually for that sir. सर बहुत lucid हो गया drafting अभी. Sorry? It became very lucid now because of your explanations. So what is Now the meaning of the word lucid? It's just like free flowing, less like water. Oh. Easily understandable. Easily understandable. That's good. मतलब कि मेरी जो कोशिश है वो थोड़ी कामयाब दिख रही है. Okay sir, thank you so much. Everybody is talking.